नमस्कार दोस्तों, थिंकर्स 365 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एक साल में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी टॉपिक करंट अफेयर में थे, जो भी टॉपिक न्यूज़ में थे, उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये जो अध्ययन है सब्जेक्ट वाइज होगा और टॉपिक वाइज होगा। काफ़ी अच्छे से इसके देखेंगे और यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। उसमें ये तुम्हारा पहला टॉपिक है। उसमें जो पहला हमारा जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल है नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के मॉन्यूमेंट्स से उससे संबंधित है। देखो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये न्यूज़ में क्यों था, ये कुछ समय पहले न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पर जो एक्ट है उससे संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी। मतलब यहाँ से जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उससे संबंधित एक्ट है ना, उसमें कुछ प्रोविज़न किए गए थे, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आया था। तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उसके संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया उसमें कुछ संशोधन वगैरह हुए थे, इसलिए न्यूज़ में। तो कौन सा कानून है? ये कानून है प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम। इस अधिनियम का नाम है, ये अधिनियम का नाम है प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, यानी कि एशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958। 1958 का एक एक्ट है जो कि प्राचीन स्मारकों को और पुरातत्व जो स्थल है उनके जो भी संरक्षण होता है उनके प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो एक्ट है ना, ये पुरातात्विक जो भी स्थल है उससे अगर कोई उनका प्रोटेक्शन करना है, उनमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उनसे संबंधित ये डील करता है ये एक्ट। इस एक्ट के थ्रू एक बॉडी भी बनाई गई थी। उस बॉडी का नाम था नेशनल मॉन्यूमेंट बॉडी, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इस बॉडी का नाम था। ये बॉडी है वो 2010 में बनाई गई थी। ये एक्ट कब का था? ये एक्ट लाया गया था 1958, 1958 में ये एक्ट लाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के थ्रू राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बनाया गया था। ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण क्या करता है? ये जो बॉडी है ना, ये याद रखना, इस बॉडी को इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। प्राचीन स्मारक वो पुरातात्विक अवशेष अधिनियम है ना, जो 1958 का, उस अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था। ये यूपीएससी पूछ सकती है कि ये जो बॉडी है वो किस एक्ट से बनाई गई है। ऐसे कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे भी है, तो ये चीज़ याद ध्यान रखना। ये जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है इसे 2010 में बनाया गया था। वो प्राचीन स्मारक पुरातात्विक जो अवशेष अधिनियम है उस अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसमें संशोधन किया गया था 2010 में, उसके तहत इसे बनाया गया था। अब ये बॉडी करती क्या है? ये जो प्राधिकरण है, ये जो अथॉरिटी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्गीकरण, मतलब जो भी हमारे नेशनल स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, उसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन करना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करती है ये बॉडी। ठीक है जी। अब देखो हम बात करें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। अब ये होता क्या? हमने वर्ल्ड तो देख लिया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, बट क्या इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है? तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक इसकी परिभाषा है। तो इसकी कोई परिभाषा तो नहीं है, बट जो कुछ मानदंड है, कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करके किसी भी जो स्मारक होता है उससे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। वैसे इसके लिए वैसे तो कोई परिभाषा भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक मानदंड भी नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, बट कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करके जो भी गवर्नमेंट है, ये अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, इसको फुलफिल करके जो भी गवर्नमेंट है वो कुछ जो मॉन्यूमेंट होते हैं उनको नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं। तो ये कौन कौन सी जो भी है क्राइटेरिया है, उसमें पहला है जो भी स्मारक है ना, जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कल बनाया उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दो, नहीं, वो कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा उसकी कुछ वैल्यूज़ भी, कुछ मूल्य भी होना चाहिए, जैसे कि उसका हिस्टोरिकल मूल्य हो, उसका आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज़ हो, तो उसका कुछ मूल्य भी होना चाहिए ताकि उसको घोषित किया जा सके। साथ में जो भी जनता है ना, उससे रिलेटेड जो भी पीपल है, उसको कोई आपत्ति नहीं है अगर उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट्स घोषित करना है, राष्ट्रीय महत्व का अगर उसको मॉन्यूमेंट्स घोषित करना है, तो उसके लिए कोई जनता है वो आवाज़ ना उठाए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का यानी राष्ट्रीय महत्व का मॉन्यूमेंट्स घोषित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में देखेंगे। इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले ये आता है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत, संस्कृति मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है जी। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है हमारे जो भी पुरातात्विक है, मतलब जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनका रिसर्च करना, उनके प्रोटेक्शन के बारे में काम करता है, उनके प्रोटेक्शन से संबंधित कार्य करने का काम करता है। इसे कौन से एक्ट के थ्रू बनाया था? यानी या तो ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया था, या इसको जो पावर है ना वो कौन से एक्ट से मिलती है? तो इसको पावर मिलती है प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, जिसकी हमने ऊपर बात करी थी 1958 वाला।
जो इस एक्ट के थ्रू 2010 में ये बनाया गया था, क्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भी बनाया था। तो इसी एक्ट के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो पावर भी ड्राइव करती है। मतलब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है जो भी अपना काम करता है, जो भी इसके पास पावर मिली है ना, वो इस एक्ट के थ्रू मिली है। इसके अलावा एक और एक्ट है जो कि है बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972। इस एक्ट के थ्रू भी इसको पावर मिलती है। तो ये दो एक्ट से पावर ड्राइव करती है। तो ये चीज़ समझ लेना कौन से एक्ट से पावर ड्राइव करती है, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना आपने। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी, एक तो ये कौन से एक्ट के थ्रू पावर ड्राइव करती, एक तो दो है, एक तो 1958 वाला प्राचीन अवशेष अधिनियम वाला ये है, दूसरा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 वाला। इस दो एक्ट के थ्रू ये पावर ड्राइव करती है। तो इसको रट लेना कैसे भी करके, आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें। अब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके जो पहले जो सर्वेक्षक थे ना, वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ब्रिटिश टाइम की इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पहले इसके जो भी थे सर्वेक्षक थे, ठीक है जी। इसके बाद में पहले भारतीय, ये तो पहले इंग्लिश थे, मतलब पहले ब्रिटिशर थे जो इसकी जो भी सर्वेक्षक थे, पर पहले भारतीय सर्वेक्षक कौन थे, तो पहले भारतीय सर्वेक्षक थे 1928 में बने थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का नाम आपने पता ही हो, कमेंट सेक्शन में बताना कि दयाराम साहनी कौन थे। तो ये दयाराम साहनी है, वो पहले भारतीय थे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष बने थे, यानी कि सर्वेक्षक बने थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये पहले भारत के महानिदेशक भी बने थे, इनको नियुक्त किया गया था। तो हमने दयाराम साहनी देख ली। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, ये पहले इसके सर्वेक्षक थे, और ये जो दयाराम साहनी कौन के, इसके पहले निदेशक थे। तो ये चीज़ दोनों याद रखनी, ये पहले भारतीय निदेशक थे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी। आज तक भारत में है ना कितनी आर्कोलॉजिकल जो भी साइट्स है जो कि राष्ट्रीय महत्व के मोनूमेंट्स है, तो भारत में अभी 3695 जो स्मारक है ना, वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। इसको घोषित किए जा चुके हैं। तो ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। अब हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे की कुछ इनिशिएटिव लिए गए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग है ना, सर्वेक्षण है, उसके द्वारा कुछ पहले लिए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है धरोहर गोद ले प्रोग्राम, यानी जो भी धरोहर है, जो भी हमारी जो स्मारक वगैरह है, उनको गोद लेना है, उनको अडॉप्ट करना है। इसके संबंधित एक प्रोग्राम चलाया गया था। ये प्रोग्राम का 2.0 वर्जन था। इससे पहले भी एक प्रोग्राम चलाया जा चुका था, ये इसका दूसरा वर्जन है। तो ये किसने चलाया, सबसे पहले ये किसने चलाया, तो एक तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्लस इसकी हेल्प करी थी कल्चर जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने हेल्प करी थी। तो पर्यटन मिनिस्ट्री प्लस जो भी हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, धरोहर गोद ले प्रोग्राम जो भी है इसकी 2.0 वर्जन, इसकी शुरुआत की थी पर्यटन मिनिस्ट्री प्लस भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इन दोनों ने शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 1000 पुरातात्विक साइट हैं उनको गोद लिया जाएगा। 1000 पुरातात्विक साइट्स जो भी है उनको अलग अलग जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास क्या होता है, उनके पास में जो भी बड़े बड़े बिजनेस मतलब कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड कहा जाता है, ठीक है, CSR फंड कहा जाता है। ये CSR फंड क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट करोगी उसका 2% है आपको इस पर इन्वेस्ट करना होगा। मतलब सोशल फील्ड में इन्वेस्ट करो, या आप एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करो, या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो ये जो 2% इन्वेस्ट होता है, तो ये जो स्कीम है इसके तहत आप है वो 100 साइटों को भी गोद ले सकते हो और उनकी मरम्मत कर सकते हो, उनका रख रखाव कर सकते हो। तो इस प्रकार भी आपका ये फंड इसके थ्रू यूज किया जा सकता है। तो ये पहल किसकी थी, धरोहर गोद ले प्रोग्राम है, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की और पर्यटन मिनिस्ट्री की एक पहल है। इसके अंतर्गत 1000 जो साइट है उनको गोद लिया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी। ये CSR फंड के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। इसके अलावा ये एक ऐप भी बनाई गई थी, भारतीय विरासत ऐप, ठीक है, भारतीय विरासत ऐप। इसमें क्या होगा, जो भारतीय विरासत मतलब जो भी आपको है ना, ये कोई भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, वहाँ जाके आपको फ़ोटो वगैरह लेने हैं, तो आज पे जाकर फ़ोटो वगैरह लेने हैं, कहाँ पर लोकेशन है, क्या चीज़ मिलेगी, ये सारी जानकारी इस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको है ना यहाँ पे जाके परमिशन लेनी है, आपको है ना कोई मूवी वगैरह बनानी है, कोई वीडियो बनाना है, तो आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। ऐसे आप परमिशन लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक अनुमति पोर्टल बनाया गया है, अप्रूवल पोर्टल है। इसके थ्रू आप है ना जो भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता होती है वो ऑनलाइन ले सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा कि आप ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, कि आपको ऑनलाइन ही परमिशन मिल जाती है। तो ये बेनिफिट भी हो जाता है इससे। तो ये हमने पूरा जो आर्टिकल देख लिया, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक से संबंधित था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो ये कभी न्यूज़ में क्यों था कि इसका कुछ जीर्णोद्धार वगैरह किया गया था,
इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये 4 धामों में से एक है। 4 धाम कौन कौन सी है? एक तो जगन्नाथ है, एक द्वारिका जी है, ठीक है, जगन्नाथ, द्वारिका जी, बद्रीनाथ, और चौथा कौन सा है? रामेश्वरम। ये 4 धाम है। ये 4 धाम किसके अकॉर्डिंग है? ये 4 धाम है ना, तो एक माना जाता है कि हिंदू धर्म में ना आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने 4 जो धाम है वो घोषित किए। यहाँ पर आप जाते हो तो आपको मुक्ति मिल जाती है, मतलब जिसको मुक्ति चाहिए तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इन 4 धामों की यात्रा कर लो। तो 4 धाम कौन कौन से? द्वारिका जी, बद्रीनाथ, द्वारिका जी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है, इन 4 धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर पूजा किसकी होती है? जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो जगन्नाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनके अलावा जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार थे ना, तो कृष्ण अवतार में इनके बड़े भैया थे जिनका नाम था बलभद्र, और इनकी बहन थी जिनका नाम था देवी सुभद्रा, तो इनकी भी पूजा होती है। तो जगन्नाथ मंदिर में किन किन की पूजा होती है? एक तो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की पूजा होती है, और बलभद्र की पूजा होती है, और देवी सुभद्रा की यहाँ पर पूजा होती है। ये हमने देख लिया। 3 धाम कौन कौन सी ये हमने देख लिया। और यहाँ पर ओनली हिंदुओं का ही अलाउ है, कोई दूसरे धर्म का लोग यहाँ पर नहीं जा सकता, केवल हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो गर्भगृह में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड यूज हुआ है, तो ओनली वर्ड हमेशा यूपीएससी का फेवरेट हो जाता है। तो ओनली हिंदू ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे वास्तुकला की कौन सी है, मतलब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो कला यूज हुई है, तो टेम्पल की अलग अलग कलाएँ होती हैं, तो ये कौन सी कला यूज हुई है? तो यहाँ पर कलिंग आर्किटेक्ट जो कला है वो यूज हुई, कलिंग वास्तुकला यहाँ पर यूज हुई। ये जो कलिंग वास्तुकला है वो एक नागर शैली का ही पार्ट है, बट कुछ चीज़ है वो नागर शैली से इसमें डिफरेंस होता है। मतलब वैसे तो नागर शैली का पार्ट है कलिंग जो आर्किटेक्चर है, कलिंग वास्तुकला नागर आर्किटेक्चर का पार्ट है, बट इसमें कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसे बना हुआ है जो रथ है, इसे रथ का एक ऐसे गुंबदाकार बना हुआ है जिसे रथ कहा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ठीक है, ये मंदिर है, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार है जिसे मेघनाथ पचेरी और करम बेदा भी कहा जाता है। मतलब बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं मंदिर के चारों ओर की, जिसे मेघनाथ पचेरी और करम बूदा भी कहा जाता है। ये ट्रम याद रखना, मेघनाथ पचेरी क्या है, करम बूदा क्या है, ये कौन सी वास्तुकला यूज हुई है इसमें, ये सारे ट्रम आप याद रखना। ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो ट्रम आप जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर हम देखेंगे रत्न भंडार के बारे में। अब रत्न भंडार क्या है? जहाँ पर सोने हैं, जो भी आभूषण वगैरह गिफ्ट दी जाती है ना मंदिर में, तो वो सारे हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं रत्न भंडार में। तो आभूषण रखने की जगह है वो है रत्न भंडार। अब रत्न भंडार में 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है भीतरी कक्षा, मतलब जो इंटरनल पार्ट होता है आंतरिक, और एक होता है आउटर यानी बाहरी भाग। तो 2 भागों से मिलकर बना है रत्न भंडार। अब जगन्नाथ मंदिर में ना कुछ प्रोसेस होती है। क्या होती है प्रोसेस? तो यहाँ पर एक रथ यात्रा होती है, ठीक है जी, रथ यात्रा होती है। ये हर वर्ष आयोजित होती है। इसमें क्या होता है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी है, जो बलराम है, सुभद्रा है, इनकी यात्रा करवाई जाती है। इनका जो जन्म स्थान होता है यहाँ से रथ में यात्रा करवाई जाती है। ये यात्रा कहाँ कब आयोजित होती है? तो ये पहले तो है कहाँ, ओडिशा में। कब आयोजित होती है? शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष होता है, उसकी द्वितीय तिथि, मतलब 2nd तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में ये आयोजित होता है। कहाँ होता है त्यौहार आयोजित? ओडिशा में होता है, बिकॉज ये मंदिर भी ओडिशा में, आप सबको पता ही होगा। तो ये सब होता है। इसमें क्या होता है, एक गुड़िया, एक मंदिर है, यहाँ मंदिर से लेके एक रथ यात्रा चलती है जो दूसरे मंदिर तक जाती है, जहाँ पर 3 ही मूर्तियाँ लेके जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसमें। तो गुड़िया मंदिर है ना, यहाँ से गुड़ीचा मंदिर से जो भी रथ यात्रा स्टार्ट होती है, और बहुदया यात्रा के रूप में ये वापस तक जाती है। मतलब बहुदया यात्रा क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं तक जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें। जगन्नाथ यात्रा है ना, जो रथ के पहिए होते हैं वो फांसी पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ी से बनाए गए होते हैं। ये रथ होते हैं, रथ के जो पहिए होते हैं वो फांसी लकड़ी उसके पेड़ों से बनाए जाते हैं। अब इसके कुछ टेम्पल की विशेषता है वो भी आप देख लो। कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए कि जो जगन्नाथ यात्रा है ना, इसको इसी के थ्रू एक छोटे, जैसे कि 4 धाम है, वैसे तो बड़े 4 धाम है, इनको जोड़ने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। वैसे छोटे भी 4 धाम है, ठीक है, इसे छोटे 4 धाम कहा जाता है। तो ये छोटे 4 धाम कौन कौन से? इसमें पहले आता है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों आसपास में है। कहाँ पर है ये? गढ़वाल हिमाचल प्रदेश जो उत्तराखंड वहाँ पर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों आसपास है। इसे छोटे 4 धाम भी कहा जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम क्या चल रहा है? इन्हों चारों को जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो उनको आना जाना ईजी हो जाए। इसके लिए इनको जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ भी याद रखना कि कौन कौन सी मंदिरों को जोड़ने के लिए ये बनाया जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये छोटे 4 धाम है, इनको जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर है? ये गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में, मतलब गढ़वाल हिमाचल जो एरिया है वहाँ पर। राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य में। अब
कुछ फीचर देख लेते हैं हम। कलिंग जो शैली के बारे में बात करते हैं, कलिंग शैली उसके बारे में बात लेते हैं। तो कलिंग शैली के बारे में बात करें तो ये नगर शैली से थोड़ी बहुत भिन्न है। किस प्रकार से नगर शैली से भिन्न? वैसे तो मोस्ट ऑफ चीज़ें तो मिलती जुलती, पर कुछ इसमें अंतर है। अंतर क्या है? तो यहाँ पर जैसे मंदिर के ऊपर एक पार्ट होता है जिसे रेखा देउल कहा जाता है। हम ऊपर देखेंगे, ये देखो मंदिर है, इसके ऊपर का ये जो एरिया इसे कहा जाता है, गोल गोल एरिया, इसे कहा जाता है रेखा देउल। ठीक है जी। ये जो एरिया है रेखा देउल कैसा है? इस प्रकार से बना हुआ रेखा देउल। पीड़ा देउल कैसे बनाया हुआ है? पीड़ा देउल इस प्रकार से बनाया हुआ है। रेखा देउल, पीड़ा देउल में आप अंदर देख लो, यूपीएससी पूछ सकती है ये एरिया कौन सा है, तो ये रेखा देउल है, मंदिर के सबसे ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर ये गुंबद है। ठीक है जी। तो ये पीड़ा देउल है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये पीड़ा देउल है। तो ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये चीज़ आप याद रखना। तो रेखा देउल जो मंदिर के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उदाहरण के लिए पूरी जगन्नाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर रेखा देउल बना हुआ है, घुमावदार जो होता है। पीड़ा देउल कौन से मंदिर पे बना हुआ है? ये है साड़ी देउल मंदिर, उस पर बना हुआ है। इसमें पिरामिड नुमा होता है, ऐसे बना होता है ये जो पीड़ा देउल है वो। अब खाखरा देउल ये क्या होता है? ये मंदिर में, कौन से मंदिर में? ये मंदिर के नाम याद रखना। खाखरा देउल कौन से मंदिर पे? ये वेताल देव मंदिर है, वहाँ पर ये बना हुआ खाखरा देउल, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो इसमें कैसे आयताकार होता है, ये ऊपर से ऐसे आयताकार होता है। तो एक में पिरामिड नुमा होता है, पीड़ा देवी, ऐसे पीड़ा मतलब पीड़िया, तो ये पीढ़ियों के समान बना होता है। रेखा मतलब पूरी रेखा ऐसी बनी हुई थी, और खाखरा मतलब चौकोर ऐसे आयताकार। तो इस प्रकार से बना हुआ। फिर मंदिरों के नाम, रेखा मतलब पूरी जगन्नाथ, पीड़ा मतलब साड़ी देउल, और खाखरा मतलब वेताल देउल। ये मंदिरों के नाम भी आप याद रखना, आयताकार स्थिति। अब देउल, देउल क्या भाग होता है? देउल होता है मंदिर जहाँ पर गर्भगृह होता है, उसका ऊपर वाला पार्ट होता है। ये देखो, ये देउल है, उसके नीचे गर्भगृह है, ये देउल वाला पार्ट है, उसके नीचे गर्भगृह है, वहाँ पे पूजा होती है। तो देउल मतलब मंदिर के ऊपर वाला वो वाला भाग जहाँ पर पूजा होती है, उस भाग को देउल कहा जाता है। ठीक है जी। मंदिर के ऊपर वो वाला भाग जिसकी प्रतिमा होती है, ये देउल है, इसके नीचे यहाँ पर मूर्ति होगी, इसको देउल कहा जाता है। जगमोहन जहाँ पर प्रार्थना होती है, जहाँ पर हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है मंदिर का, इसे जगमोहन कहा जाता है। नाट मंडप क्या होता है? जहाँ पर डांस वगैरह की जाती है, आसपास के ये पार्ट होता है जहाँ पर डांस होता है। भोग मंडप, रसोई घर, तो ये चीज़ याद रखना। ये जगमोहन है जहाँ पर पूजा वगैरह होती है। ठीक है। ये नीचे है मंडप जहाँ पर वो मूर्ति वगैरह रखी जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी, ये सारे टर्म भी आपको पता होने चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरा हमने शैली के बारे में देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अल हकीम मस्जिद के बारे में। न्यूज़ में क्यों थी कि प्रधानमंत्री जी मिस्र में गए थे, और मिस्र के काहिरा में स्थित ये अल हकीम मस्जिद है, तो इनकी यात्रा करी थी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था उस टाइम में। ठीक है जी। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले इसे कब बनाया गया था? इसे बनाया था 11वीं सदी में, 11वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था, और ये आज से 1000 वर्ष पुरानी मस्जिद है। किसने बनाया था? तो 16वीं फातिम खलीफा अल हकीम दी अम्र अल्लाह थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया, और इन्होंने इसका निर्माण करा दिया। 11वीं सदी में बनाया गया था, 11वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था, 1000 वर्ष पुरानी है। और ये जो 16वें फातिम खलीफा है, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये एक ऐसा स्थान है मिस्र में, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मिस्र और भारतीय संस्कृति है वो एक जैसा बताती है। मतलब यहाँ पर भारत की भी संस्कृति है और मिस्र की भी संस्कृति है, तो दोनों आपस में मिलाप करती है। तो ये जो कहाँ पर है? ये काहिरा, काहिरा जो मिस्र में ना, तो वहाँ पर है जहाँ पर दाऊद बोहरा समुदाय है। एक दाऊद बोहरा समुदाय जो भारत में भी रहते हैं, वो समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं। ये दाऊद बोहरा समुदाय बाद में गुजरात में आ गए थे, हम आगे देखेंगे भी, तो वो वहाँ पर यहाँ पर निवास करते हैं। दाऊद बोहरा जो समुदाय वो वहाँ पर निवास करते हैं। दाऊद बोहरा समुदाय के बारे में बात करें तो ये जो फातिम इलास्मी तैयबीन इनकी विचारधारा का पालन करते हैं। ये इनकी उत्पत्ति मिस्र में हुई थी, बाद में यमन में आ गए थे, और 1539 में ये गुजरात में आ गए थे और यहाँ पर रहने लगे। गुजरात का सीतपुर एरिया वहाँ पर रहने लगे। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ सब ये देखने को मिल जाते हैं। कौन सी? दाऊद बोहरा समुदाय, जो कि मिस्र में भी थी। ये दोनों समानता भी रखते हैं, इसलिए भारतीय समानता की बात करी गई थी हमने। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है जो है थिरुनेली मंदिर से संबंधित। न्यूज़ में क्यों थिरुनेली मंदिर? उस टाइम में न्यूज़ में इसलिए था कि इनका कुछ जीर्णोद्धार वगैरह किया गया था, इसलिए ये थिरुनेली मंदिर याद रखना। अब थिरुनेली मंदिर पहले कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। केरल के जो थिरुनेली है वहाँ पर ये स्थित है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, 600 वर्ष पुराना मंदिर है। कितने वर्ष पुराना है? 600 वर्ष पुराना मंदिर है। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इनका जीर्णोद्धार किया था। अब ये जो मंदिर है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए विलकुमा डोम बनाया गया था। अब विलकुमा डोम क्या होता है? विलकुमा डोम ये होता है कि एक उत्तम मतलब उच्च क्वालिटी का ग्रेनाइट होता है, उच्च क्वालिटी का ग्रेनाइट होता है, जिससे मंदिर बनाया गया था। कौन सा मंदिर बनाया गया था? ये थिरुनेली जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो बनाया गया था। तो इसे ही कहा जाता है विलकुमा डोमा। मतलब विलकुमा डोमा क्या होता है? विलकुमा डोम क्या होता है? ये उच्च क्वालिटी का ग्रेनाइट है, इससे मंदिर बनाया गया था, इसे ही विलकुमा डोम कहा जाता है। ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है केरल में। ये थिरुनेली में मंदिर है, केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये थिरुनेली मंदिर स्थित है। अब थिरुनेली मंदिर के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं।
सबसे पहले ये कहाँ पर है, तो ये ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ ना वहाँ पर है। किसका है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये मंदिर। यहाँ पर इस जो मंदिर है ना, इसको शाहमलम क्षेत्र भी कहा जाता है, शाहमलम क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ये जो मंदिर है केरल शैली में बनाया गया था। केरल शैली में क्या होता है, यहाँ पर जो सागौन है, शीशम है, इन सारे ट्रीज के जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनके जो भी जो अवशेष होता है उनका यूज़ किया जाता है मंदिर बनाने में, इन अवशेषों का यूज़ किया जाता है। तो ये केरल शैली में बनाया गया था। कुछ पॉइंट जिससे आप याद रखना, कुछ ये जो पॉइंट है उनको आप याद रखना। क्या याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, जिसे इनेक्ट भी कहा जाता है। इनेक्ट के बारे में बात करें तो ये इनेक्ट क्या काम करता है, इंटेक इंटेक ये काम क्या करता है, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटेक इंटेक की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक धरोहर स्थल, यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसका फुल फॉर्म ये है और इसे इंटेक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1984 1984 में हुई थी। काम क्या करता है ये काम करता है एक एनजीओ के रूप में, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। इसे रजिस्टर किया गया था सोसाइटी पंजीकरण एक्ट एंड उसके थ्रू इसे रजिस्टर किया गया था। ये एज सोसाइटी काम करता है। ये जितनी भी हमारी विरासत होती है, हेरिटेज होती है, उसको प्रिजर्व करना है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है, उसके बारे में काम करता है। तो ये इंटेक के बारे में याद रखना। इंटेक जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। एज ए सोसाइटी ये काम करता है। ये एनजीओ है और न्यू दिल्ली में स्थापना की गई थी। और काम क्या करता है, काम वही करता है विरासत से संबंधित जागरूकता फैलाना, और ये इसके सारे काम है। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में याद रखना। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो थुकाची अथकेसाहिर मंदिर के बारे में। ये जो आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इसका नाम है थुकाची अथसाहेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर आयोजित है, पहले तो न्यूज़ में क्यों था, जीर्णोद्धार हुआ इसलिए न्यूज़ में, न्यूज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है। अब देख लेते हैं ये मंदिर कहाँ पर है। ये मंदिर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तमिलनाडु में एक जिला है कुंभकोणम मंदिर है, कुंभकोणम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। ये भगवान शिव को डेडिकेट है, शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेट है। और यहाँ पर क्या होता है, किसने बनाया, सबसे पहले इस मंदिर को बनाया गया था राजेंद्र चोल है ना, उनके द्वारा, राजेंद्र चोल प्रथम है, उनके द्वारा 12वीं सेंचुरी में से बनाया गया, 12th सेंचुरी में से बनाया गया था। तो थुकाची अथ साहेश्वर मंदिर, सबसे पहले अथ साहेश्वर वगैरह ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो वहाँ पे समझ जाना कि भगवान शिव को डेडिकेटेड होगा। अब ये कहाँ से आप वर्ड आगे वाले वर्ड देख के समझ जाओगे कि साउथ इंडिया में होगा, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य ने बनाया गया, तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ राज्य किंगडम राजेंद्र चोल वगैरह थे, तो राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था, 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। अब कहाँ पर ये, तो ये हमने देख लिया तमिलनाडु में है। और कंबोडिया का जो अंकोर टेम्पल है ना, तो कंबोडिया में काफ़ी बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसे 8वां अजूबा भी घोषित किया गया, तो वो उस शैली में बनाया गया था, उसके जैसा ये दिखाई देता है। तो ये हमने देख लिया कुछ सारी जो भी थुकाची अद्वैश्वर मंदिर के बारे में देख लिया। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नए संसद भवन के बारे में। न्यूज़ में क्यों था, इसकी स्थापना वगैरह की गई थी इसलिए न्यूज़ थी। अब कुछ संसद भवन के बारे में कुछ फीचर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये कितना लंबाई चौड़ाई में बनाया गया था, ये 65 के वर्ग मीटर में बनाया गया था। इस प्रकार की स्ट्रक्चर में बनाया गया था। आगे से देखो ऐसे है, आप देखोगे तो ऐसे देखना, त्रिकोण की आकृति में आपको देखने को मिलेगा, पीछे से चौड़ा है और आगे से ऐसे है, तो त्रिकोण की आकृति में ये देखने को मिलेगा। इसमें जो लोकसभा बनाई गई थी, तो लोकसभा मयूर की थीम पर बनाई गई है, और लोकसभा की सीटें यहाँ पर बैठ सकते हैं 888 लोग यहाँ पे लोकसभा में बैठ सकते हैं, जिसकी मतलब कैपेसिटी इतनी है, इतना बड़ा है लोकसभा। और लोकसभा जो है मयूर की थीम पर बनाई गई है। और जब राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा की है ना थीम इससे थोड़ी अलग है। राज्यसभा की जो थीम है वो कमल की थीम पर बेस्ड है। लोकसभा मयूर की थीम पर आधारित है और राज्यसभा कमल की थीम पर आधारित है। तो राज्यसभा में 800, लोकसभा में 888 बैठ सकते हैं, राज्यसभा में 348 लोग बैठ सकते हैं। टोटल इसमें 1272 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी इसे बनाया गया था। और इसमें जो संवैधानिक हॉल है वहाँ पर पूरी लोकतंत्र की हमारी जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है ना प्लेटिनम जो टेडेड जो भवन है उसकी भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी किया गया है, हाईटेक की व्यवस्था की गई है। इसमें जो बलुआ पत्थर होता है उनका यूज़ किया गया, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, कालीन का यूज़ किया गया है। तो काफ़ी विशेष चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसमें जो हमारा नेशनल एम्बल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भारी है। तो ये वर्ड आपको याद रखने की, ये कितने किलोग्राम का है, कितने मीटर का है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। नेशनल एम्बलम का भी यूज़ किया गया है और अशोक चक्र है उसका भी यूज़ किया गया है। और कौन सी भवन का हिस्सा है, तो ये है ना पेंडुलम है, संगोल है, उसका भी हिस्सा है। चलो, तो ये हमने देख लिया नए संसद भवन के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल है वो तुंगनाथ टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए कि तुंगनाथ टेम्पल है, उसके बारे में कुछ सर्वेक्षण वगैरह किया गया, इसलिए ये तुंगनाथ टेम्पल न्यूज़ में। तुंगनाथ टेम्पल के बारे में बात करें
तो ये गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में है। रुद्रप्रयाग है ना, वहाँ पर ये लोकेटेड है। गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में रुद्रप्रयाग में ये लोकेटेड है। कहाँ पर? ये 12,800 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के 4 धाम है, मतलब शिव जी के बारे में बात करते तो शिव जी के ऊंचे 4 धाम है, ठीक है। तो उनमें से ये एक है शिव जी का सबसे ऊंचा धाम है, मतलब शिव जी के जितने भी मंदिर हैं उनमें जो सबसे ऊंचा मंदिर है वो तुंगनाथ जी का मंदिर है। शिव जी के बाकी मंदिर उनसे सबसे बहुत ऊंचाई पर है, 12,800 फीट की ये ऊंचाई पर स्थित है। तो शिव जी के जो केदार होते हैं वो 5 केदार हैं। हम बात करें शिव जी के टोटल 5 केदार हैं। कौन कौन से 5 केदार है? एक तो ये तुंगनाथ जी है मंदिर, इसे भी 5 वैसे पंच केदार जिसे कहा जाता है। पहला है तुंगनाथ मंदिर, उसके अलावा केदारनाथ है, महेश्वर है, रुद्रनाथ है और कल्पनाथ है। ये 5 हैं वो केदार है। इसके एक तो तुंगनाथ है, फिर केदारनाथ खुद है, फिर महेश्वर, फिर रुद्रनाथ, फिर ये कल्पनाथ, ये 5 है। तीसरे नंबर का कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर है तुंगनाथ है। तो ये चीज़ आप याद रखना, शिव जी के टोटल कितने केदार है? 5 केदार है। कौन कौन से? तुंगनाथ है, केदारनाथ है, महेश्वर है, फिर रुद्रनाथ है, ये कल्पनाथ है। और शिव जी का सबसे ऊपर मंदिर कौन सा है? तो ये शिव जी का तुंगनाथ मंदिर है, वो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल देख लिया तुंगनाथ टेम्पल से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो खूनी दरवाजे से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए था इससे संबंधित कुछ काम किया गया, इसलिए न्यूज़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये खूनी दरवाजा है वो इंडिया गेट के पास स्थित है, जिसे जो अपना लाल दरवाजा वो भी कहा जाता है। दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहाँ पर है, इसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है। इसे बनाया गया था 16वीं सदी में बनाया गया था। शेरशाह जो सूरी है उनके द्वारा इसे बनाया गया था। तो सबसे पहले खूनी दरवाजा कहाँ पर है? दिल्ली में। कब बनाया गया था? 16वीं सदी में इसे बनाया गया था। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट के पास में। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है जी। कितनी फीट? 50 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब काफ़ी ऊंचा है ये। और ये लाल दरवाजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर है ना बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल शासक थे, उनके जो बेटे थे उनका यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा वध कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा इनकी गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसे खूनी दरवाजा भी कहा गया है। तो 1857 की क्रांति के बाद में इसका नाम है वो खूनी दरवाजा किया गया। पहले इसे लाल दरवाजा भी कहा जाता था। तो ये कहाँ क्यों कहा गया हमने देख लिया। ये जो है हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पर बहादुर शाह जफर ने बाद में शरण ले ली थी और इनके बेटों की यहाँ पर मौत हो गई थी, इसलिए इसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। और ये जो है ना कौन सी वास्तुकला का यूज़ किया गया? तो यहाँ पर मुगल है, अफगान है, दोनों वास्तुकला की शैलियों का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 3 मेहराब है, प्रवेश द्वार है और केंद्रीय जैसे प्रवेश द्वार भी है। तो काफ़ी ये फेमस जगह है, आपने देखी भी होगी, जो भी इसे रेड फोर्ट भी कहा जाता है और लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है, जो दिल्ली के इंडिया गेट के पास में है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। खूनी दरवाज़ा ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना कि खूनी दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? कर्नाटक के होयसाल पवित्र मंदिरों के समूह के बारे में। ये कर्नाटक में बहुत सारे टेम्पल है जिसे होयसाल टेम्पल का समूह कहा जाता है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इन्हें भारत का 12वां पुरातात्विक जो यूनेस्को स्थल होता है ना उसमें शामिल किया है। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना उसमें शामिल किया है। 42nd है, इससे पहले 41 था, अब ये 42nd के रूप में इसे शामिल किया गया है। अभी जो इसमें अलग अलग मंदिर है, कौन कौन से मंदिर है? हॉलीवुड का मंदिर है, बेलूर का मंदिर है, सोमनाथपुरा का मंदिर है, ये अलग अलग मंदिरों का समूह है। होयसाल इसे ग्रुप भी कहा जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। न्यूज़ तो हमने देख ली, 42वीं यूनेस्को साइट इसे घोषित किया गया, ये तो हमने न्यूज़ देख ली। अब होयसाल वंश के बारे में बात करें, होयसाल डायनेस्टी के बारे में बात करें, तो ये जो है ना 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कर्नाटक में ये सिचुएटेड थी, मतलब इनका राज है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कर्नाटक में था। ये जो चालुक्य थे ना, वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, उसी टाइम में ये राज करते थे। बट धीरे धीरे जो ये राजवंश थे ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य, ये खत्म होने लगे। तो इनके बाद पहले तो ये इनके गवर्नर थे, बाद में जैसे ये डिक्लाइन हुई तो इन्होंने अपना राज्य वंश स्थापित कर लिया। किन्होंने? होयसालों ने इनका अपना राज्य वंश स्थापित कर लिया। अब होयसाल वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक के हासन जिले में देखने को मिलती है। ये 12वीं से 13वीं सेंचुरी में काफ़ी उत्कृष्ट कला देखने को मिलती है। 12वीं से 13वीं सेंचुरी बनाई गई थी, काफ़ी इनके जो आप देखोगे काफ़ी अच्छे से इसे बनाया गया था। तो इसमें जो मूल जो यूज़ हुआ है ना, कौन सी शैली का यूज़ हुआ, तो इसमें मूल रूप से द्रविड़ शैली का यूज़ हुआ है। यहाँ पर भूमिजा है, नगर है, कर्नाटक है और द्रविड़ शैलियों का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से द्रविड़ शैली है, उसके अलावा भी ये सारी शैलियों का भी यहाँ पर देखने को मिला है, यूज़ हुआ है। अब होयसाल जो भी है ना वो टेम्पल, वहाँ पर जो नक्काशी क्या, कार्विंग, मंदिर के ऊपर जो कार्विंग वगैरह की जाती है जिसे नक्काशी किया जाता है, तो काफ़ी बड़ी नक्काशी की गई है, मतलब पूरा तरह से इन पर नक्काशी की गई है। जो मूर्तियाँ है वो ऐसे ज्यामिति फील्ड में, जो ज्योमेट्रिकल फील्ड होते हैं उसमें बनाई गई थी। तो ये काफ़ी जो ऊपर जो टेम्पल का ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पर तारानुमा स्ट्रक्चर बनाया गया, जो स्टार होता है वैसे बनाया गया है। तो इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। होयसाल के टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो पहला है हॉलीवुड या होयसाल टेम्पल। ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना मतलब ये कब बनाया गया था? 12वीं सेंचुरी बनाया गया था। जो राजा विष्णुवर्धन है ना, उनके शासनकाल में बनाया गया था।
क्या क्या चीज़ें याद रखनी, होयसाल या हॉलीवुड का टेम्पल किसको डेडिकेटेड, भगवान शिव को डेडिकेटेड। कब बनाया गया था, 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनाया था, राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में इसे बनाया गया था। क्या हुआ था, यहाँ पर केतमा और द्वार समुद्र झीलें उनकी आस पास में बनाया गया था। यहाँ पर है ना केसमा एक झील है, केतमा झील है और ये द्वार समुद्र झील है, उनके पास में इसका निर्माण किया गया था। ये जो मंदिर है उसके ऊपर तारेनुमा जो स्ट्रक्चर है वो भी है, इसलिए काफ़ी फेमस भी है। तो एक जुड़वा मंदिर के रूप में भी है, तो आसपास में मंदिर है, इसलिए जुड़वा मंदिर भी इसे कहा जाता है। और इनकी जो बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, इनके बारे में भी वर्णन है। इसके अलावा जो मंदिर है वो है चैत्रो केशव मंदिर, इसे विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये चैत्रो केशव या विजय नारायण मंदिर ये कहाँ पर है, ये जो राजा विष्णुवर्धन है जिन्होंने अभी ऊपर वाला मंदिर बनवाया था, इन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था। होयसाल टेम्पल का जिसने निर्माण करा था, इन्होंने चैत्रो केशव मंदिर या विजय नारायण मंदिर का स्थापना करवाई थी। और ये भी 12वीं सेंचुरी में इन्होंने करवाई थी। इन्होंने क्या चोलों पर अपनी विजय प्राप्त की थी, तो उनको डेडिकेट करने के लिए, विजय को जो अपनी जीत थी उसको, विक्ट्री को डेडिकेट करने के लिए, ये पहले क्या होता, कोई भी अगर राजा जीतता था तो वो मंदिर बना देता था क्योंकि उसकी विजेता को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जो राजा विष्णुवर्धन थे, इन्होंने 12वीं से जो सेंचुरी थी तब चोलों को हराया, तो चोलों की जो हार हुई ना, तो अपनी जीत को डेडिकेट करने के लिए ये चैत्रो केशव मंदिर उन्होंने बनाया था। कब बनाया था, 12वीं सेंचुरी में बनाया था। कहाँ पर, ये कर्नाटक के हासूर जिला में, कर्नाटक में एक हासन जिला वहाँ पर है, तो वहाँ पर ये बनाया गया मंदिर। अब इस मंदिर में है ना ये खड़ी नृत्य करती हुई है, शिकार करती हुई बनाई गई है, 80 से ज़्यादा मंदाकिनी मूर्तियाँ भी बनाई गई है। यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर तारा बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा मंदिर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पल है वो है केशव टेम्पल। ये भी राजा नरसिंह तर्ते, मतलब इनके बाद के राजा थे, उन्होंने बनाया था। 1268 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनकी जो सेनापति सोमनाथ, इन्होंने इसकी हेल्प करी थी मनवा, मतलब इनके शासनकाल में नरसिम्हा तृतीय थे 1268 में, इनके सेनापति थे सोमनाथ, इनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। कहाँ पर, ये सोमनाथपुरा में स्थित है, जो कि ये 3 गर्भगृह यहाँ पे बनाए, उत्तर पूर्व पश्चिम, मतलब उत्तर की ओर, पूर्व की और पश्चिम में 3 गर्भगृह बनाए गए थे। और यहाँ पर केशव वेणु, ये दो इनको समर्पित है। किसको, केशव यानी कृष्ण भगवान को, वेणुगोपाल को और जनार्दन को ये मंदिर समर्पित है। यहाँ पर मंदिर के बीच में आयताकार स्ट्रक्चर भी बनाया गया है और यहाँ पर 64 कक्ष है। तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था इससे संबंधित था। अब आगे का जो भी आर्टिकल है हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।